दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने 7वीं यूनिट चला रखी है हिंदी कहानियाँ। और हिंदी कहानियाँ अनेक कहानियाँ हमने पढ़ी है, जिसमें अभी लास्ट स्टेज पे हम हैं। जो लास्ट स्टेज में जो कहानी चल रही है हमारी कमलेश्वर की, राजा निर्बसिया, उसके बाद परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी बचेगी। इसके बाद हमारी 7वीं यूनिट कंप्लीट हो जाएगी यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम पढ़ते हैं आज की कहानी कमलेश्वर राजा निर्बसिया। तो कमलेश्वर जो कहानीकार थे, ये 20वीं सदी के सबसे सशक्त रचनाकारों में एक स्थान रखने वाले कवि थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म, पटकथा जैसी अनेक विधाओं में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। नई कहानी आंदोलन को उन्होंने नई दिशा प्रदान दी। तो ये नई कहानी के लेखक माने जाते हैं। राजा निर्बसिया उनका प्रथम मौलिक कहानी संग्रह था। राजा निर्बसिया यानी कमलेश्वर की जो पहली कहानी मौलिक संग्रह था वह था राजा निर्बसिया, जिसमें 7 कहानियाँ लिखी हुई थी। 7 कहानियाँ कौन कौन सी थी? वो ये थी: देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़ और राजा निर्बसिया। तो क्वेश्चन आ सकता है, राजा निर्बसिया प्रथम जो मौलिक कहानी थी, इसमें कितनी कहानियाँ थी? 7 थी। कहानियों के नाम आ सकते हैं, 4 कहानी का नाम दे सकते हैं, जिसमें एक नहीं हो सकता है, 3 हो सकते हैं, या जिसमें एक हो सकता है या 3 नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस कथा संकलन में उनकी सबसे सशक्त कहानी कौन सी थी? राजा निर्बसिया। तो 7 कहानियाँ थी: देवा की माँ, पानी की तस्वीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज़ और राजा निर्बसिया। अब हम कहानी की प्रमुख पात्र पढ़ते हैं। कहानी के प्रमुख पात्रों में जगपति, चंदा, बच्चन सिंह, ये 3 प्रमुख है। ठीक है, कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? जगपति, चंदा और बच्चन सिंह। तो ये राजा निर्बसिया कहानी के प्रमुख पात्र हैं। पात्र क्वेश्चन में आते हैं, इसीलिए पात्र को भी ध्यान में रखना है। जगपति लेखक का मित्र तथा कहानी का प्रमुख पात्र है, जो मैट्रिक पास करने के बाद गांव के एक वकील के या मुंशी का काम करता था। चंदा जगपति की पत्नी है, प्रमुख नारी पात्र जो सेवा भाव, संवेदनशील और सौंदर्य के गुणों से परिपूर्ण है। और बच्चन सिंह जिले के अस्पताल का एक कंपाउंडर है, जो जगपति की पत्नी चंदा पर मोहित है, यानी उनकी बुरी नजर है। और पौराणिक पात्र राजा, रानी और उसके 2 पुत्र। इस कहानी की मतलब मूल बात और विशेष बात यह है कि इस कहानी के अंदर प्राचीन कहानी और आधुनिक युग की कहानी, 2 कहानियां साथ साथ चलती है। यही राजा निर्बसिया कहानी की प्रमुख विशेषता है। तो इसमें प्राचीन कहानी और आधुनिक कहानी 2 साथ साथ कहानियां चलती है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब हम पढ़ते हैं मूल कहानी की समीक्षा। राजा निर्बसिया कहानी की समीक्षा पढ़ते हैं। मुख्यतः राजा निर्बसिया यह एक प्रयोगधर्मी कहानी है, जिसमें कहानीकार ने किस्सा गोई का प्रयोग किया, यानी अनेक किस्सों की बातें की है। इसमें कहानीकार माँ के द्वारा सुनाई गई राजा निर्बसिया की कहानी का उपकथा के रूप में सूत्रपात करता है। लेखक ने 2 भिन्न युगों की कहानियों को समांतर रूप से लिया। देखो बताया गया नहीं, इस कहानी के अंदर 2 विभिन्न रूपों की जो कहानियाँ थी वो समांतर रूप से ली है। इस कहानी के अंदर एक राजा निर्बसिया की पौराणिक कथा, तो दूसरी आधुनिक की दूसरी और जगपति निर्बसिया की आधुनिक कथा कहानी है। दोनों कहानियों की घटना लगभग एक तरह की है, किंतु प्रतिक्रियाएं क्या है? अलग अलग है। घटना तो दोनों में सेम होती है, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं हैं वो अलग अलग बताई गई है इसके अंदर। मुख्य कथा जगपति और उसकी पत्नी चंदा दोनों के बीच त्रिकोण बने हुए बच्चन सिंह को लेकर चलती है। कहानी में जगपति और चंदा के जीवन आर्थिक विषमता से ग्रस्त है। कहने का अभिप्राय है ये दोनों क्या है, पति पत्नी गरीब है, और इसका जो फायदा है वो कौन उठाना चाहता है? ये बच्चन सिंह जो एक कंपाउंडर है गाँव का। इन्हीं के इर्द गिर्द कहानी चलती है, जिसका संजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। आर्थिक कमजोरी में मनुष्य की मजबूरियों का सशक्त वर्णन इस कहानी में हुआ है। जगपति की बीमारी को ठीक करने के लिए उसकी पत्नी चंदा को अस्पताल के कंपाउंडर से क्या है, उधार रुपये लेने पड़ते हैं। बच्चन सिंह के कर्ज के रुपयों का जहर धीरे धीरे चंदा और जगपति की दाम्पत्य सुख को नष्ट कर देता है। बच्चन सिंह चंदा के सौंदर्य पर मोहित हो कर्ज के रुपये के बदले चंदा की स्त्रीत्व को भंग कर देता है। इस प्रकार यह कहानी बढ़ती है। देखो कितनी गलत बात है,
लोग मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। उस कर्ज का जहर क्रमश उसके जीवन में फैल जाता है और फैलते जहर के बीच जगपति को जिस अंतर्द्वंद का सामना करना पड़ता है वह कहानी में बहुत ही स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया। तो इस कहानी के अंदर आप अभी जो कहानी हमने पढ़ी है आप समझ गए होंगे किस प्रकार की यह कहानी है और किस प्रकार यह कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे पढ़ते हैं। जगपति इस पीड़ा से दुखी है कि वह निसंतान है, साथ ही आर्थिक विपन्नता के कारण अपनी पत्नी को दूसरी की अकंसनीय बनता हुए देखकर वह और भी दुखी और आत्मग्लानि से भर जाता है। आत्मविश्लेषण के क्षणों में वह चंदा को पूर्ण निर्दोष पाता है, इसीलिए आत्महत्या करने से पहले वह 2 पर्चे छोड़कर जाता है। एक पर्चे में वह चंदा को माफ कर उसके पुत्र को अपने पुत्र के रूप में अपना लेता है, तो दूसरे पर्चे में वह लिखता है कि मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा अपने बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे के हाथ से ही दिलवाई जाए। यह इस प्रेम कथा की अद्भुत परिणति है। इस रूप से जगपति हमारे लिए एक बहुत ही आदर्श पात्र बन जाता है। इस प्रकार यह कहानी आगे बढ़ती है और इस प्रकार कहानी क्या है, वर्तमान में इस प्रकार संपूर्ण कहानी में वर्तमान समय के राजा या नायक जगपति की व्यथा का वर्णन हुआ है। कथा के बीच में उसकी अभिव्यक्ति लोक कथा के माध्यम से होती है। जैसे ही कहानी जगपति और चंदा के जीवन के दर्द से बोझिल सी होने लगती है, वैसे ही लोक कथा का वर्णन होने लगता है। परंपरागत दंत कथा आधुनिक कथा के उद्देश्य को प्रकट करने में प्रभावमयता उत्पन्न करती है। लेखक की मूल संवेदना यही रही है कि वह बदलते हुए परिवेश को देखकर अत्यंत भावुक हो उठता है। वह देखता है कि आधुनिक मानव संक्रमण की स्थिति में जूझ रहा है। वह पूरी तरह शहरी भी नहीं हो पाया और न ही कस्बों के संस्कारों को न छोड़ पाने के कारण मूल्यहीन जीवन भी नहीं जी पाता है। यहाँ तक कि वह आत्महत्या तक करने को विवश हो जाता है। इस कहानी में क्या है, बहुत ही व्यवस्था दिखाई गई है कि लोग किस प्रकार अपने जो जीवन परिवेश में बढ़ते आगे अपने जीवन को जीते हैं तो उनमें कितनी कठिनाइयाँ आती है और उन कठिनाइयों को जूझते हुए वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाते हैं, इसीलिए वह आत्महत्या कर लेते हैं। और आत्महत्या करने के बाद जो मतलब लोग उनके घर वालों को जो समझते हैं, उनके घर वालों को वो चीज़ सहन करनी पड़ती है, क्योंकि एक कमज़ोर घर के स्त्रियों को मतलब समाज सुनाता भी बहुत है और इतनी बातें कड़वी बातें कहता है कि वह स्त्रियां जीते जी मरने के लिए विवश हो जाती है। साथ ही इस कहानी में यह भी बताया गया कि पहले के समय में पति पत्नी के निस्वार्थ प्रेम होता था, शारीरिक पवित्रता सर्वोपरि मानी जाती थी। पति पत्नी अपनी शंका का समाधान तुरंत करते थे। स्त्री के चरित्र पर शंका होने पर वह सर्वज्ञ अग्नि परीक्षा को तत्पर हो जाती थी। ईश्वरीय चमत्कार तथा आचरण की सत्यता के कारण लोग पश्चाताप से नहीं जूझते थे और भयानक मानसिक यंत्रणाओं से बचे हुए थे। मूल्यों का सर्वाधिक महत्व था और उसमें किसी प्रकार की टकराहट नहीं थी। प्राचीन परिवेश की अभिव्यक्ति के साथ ही आधुनिक युग का संघर्ष में वह टूटते जीवन मूल्यों की वाला परिवेश भी व्यक्त दिखाया है। इस कहानी में संपत्ति मोह के कारण टूटते हुए मूल्य व्यक्ति को हताश व अवसाद में धकेल देता है। यह इस कहानी की मूल संवेदना है। पति पत्नी का जो रिश्ता सबसे पवित्र व विश्वास का माना जाता है, आज वह समझौते तक की सीमित रह गया है तथा लोगों की आस्थाएं टूट रही है। आज थोड़े से धन के लिए व्यक्ति अपनी पत्नी तक को दांव पर लगा देता है। कमलेश्वर ने अपनी इसी संवेदना को व्यक्त करने के लिए जीवन में व्याप्त कृत्रिमता, खोखलापन, आडंबर, प्रियंता आदि को दिखाने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया है। उन्होंने व्यक्तिक नैतिकता को महत्व दिया है। उनके पात्र प्रेम व आर्थिक संघर्ष में टूटते दिखाई देते हैं। आज संशय संदेहों का समाधान नहीं करते बल्कि मन में गांठ बांध लेते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग की घुटन टूटन संवेदनहीनता को व्यक्त करने का कमलेश्वर जी ने अनूठा प्रयोग किया है। इस कहानी के माध्यम से कवि ने क्या बताया कि आज का जो युग है वो मतलब छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं और रिश्ते क्या टूट जाते हैं और स्त्रियों को यहाँ तक कि वो बेचते नहीं मतलब शर्माते, और यही आधुनिक युग की बात है। इस कहानी के अंदर और क्या बताया है, इस कहानी के अंदर शीर्षक क्या दिखाया है, इसमें शीर्षक यह दिखाया कि राजा निर्भस्य पूर्णतः उपयुक्त कहानी है, क्योंकि प्राचीन कथा में राजा निर्भस्य है यानी वह बहुत ही ज़्यादा मतलब
उसके बाद उसके हाथ में कुछ नहीं होता, वो विवश होता है। तो दूसरी ओर आधुनिक कथा में जगपति व निर्बस्य, जगपति भी क्या एक है, निर्बस्य व चाकर भी कुछ नहीं करे पाता। पूरी कथा जगपति और चंदा के इर्द गिर्द घूमती है। किस प्रकार संतान न होने पर राजा रानी को बाद में संदेह की दृष्टि से देखता है, और आधुनिक कथा में जगपति व चंदा को उनकी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अतः संपूर्ण कहानी के मूल कथन को संकेत रूप से प्रकट करने के कारण यह शीर्षक उपयुक्त है। तो इसमें परिस्थितियां का सामना करना दिखाया गया है, और जो मूल कहानी का संकेत है वो भी इस कहानी में प्रयुक्त हुआ है। कहानी लंबी होने पर भी पाठक का तारतम्य टूटता नहीं है। उसके परिणाम के लिए पाठक को अंत तक अपनी कहानी पढ़नी पड़ती है। इसी में शीर्षक की सार्थ करता है। इस कहानी में अर्थ, यौन संपत्ति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन किया गया। तो पूछ सकता है राजा निर्बस्य कहानी का जो कहानी है उसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो इस कहानी में अर्थ, यौन संपत्ति, बेरोजगारी और स्त्री की मजबूरी का वर्णन किया है। अर्थलोलुपता के कारण गिरते नैतिक मूल्यों का खंडित आदर्शों का परिणाम अंततः निराशा, हताशा व अवसाद में होता है। इसी युगीन विडंबना को लेखक ने अभिव्यक्त किया है। कहानी में क्या है, आज की जो समस्या है उसी का ही वर्णन इसमें दिखाया है। और कहानी का मूल संदेश क्या है? इस कहानी का मूल संदेश सबसे बड़ा यह है कि यह पुरुष प्रधान समाज बताया है। यह जो समाज है हमारा, ये पुरुष प्रधान बताया है। पुरुष स्वयं चाहे कितनी त्रुटियां कर ले, किंतु स्त्री की एक छोटी सी भूल को वह क्षमा तक नहीं कर पाता। ये बात सत्य है एकदम। यहाँ तक हर युग में स्त्रियों को सीता की भांति अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ती है। ये बात भी एकदम करेक्ट है। प्रस्तुत कहानी की भाषा में एक सहज ताजगी है जो अपनी सहजता से पाठकों को बांधे रखती है। कहानी में बोलचाल की भाषा से साहित्यिक भाषा को अपूर्ण कथ्य क्षमता प्रदान की गई है। इस प्रकार कमलेश्वर ने बोलचाल की भाषा को हरास कर उसके विभिन्न साहित्यिक अभिजात्य प्रदान किए। कह सकते हैं कि इस कहानी के अंदर क्या बताया है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजा निर्बस्य कहानी आर्थिक विषमताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों की मधुरता को कड़वाहट में बदलने और संतानहीन दंपति की सामाजिक स्थिति और मानसिक पीड़ा की कहानी बताई है, जो आधुनिक युग के टूटते जीवन मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों तथा मजबूरियों को स्पष्ट करती है। तो इस कहानी में क्या बताया, आज की जो व्यवस्था है, जो दाम्पत्य जीवन में जो मधुरता होती है वो कड़वाहट में बदल जाती है, और जो जिन स्त्रियों की संतान नहीं होती है उनके दाम्पत्य जीवन में समाज का क्या मतलब उसमें समाज का उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, और उनके पति पत्नी के बीच में क्या संबंधों में प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार इसके आधुनिक कहानी में मतलब लेके इसमें बताया गया है। तो आज की कहानी इतनी थी, कठिन कहानी थी दोस्तों। 2-3 बार आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन श्योर है कि इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का ही बनेगा। तो हमारा प्रयास कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, और ऐसे ही अपने UGC नेट JRF की में अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।